हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है फाउंडेशनल कोर्स के लिए, बोथ इंक्लूडिंग एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी। तो इसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाएंगी, वीकली रहेगा। और असेसमेंट जो है आपको क्विक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग को कराई जाएंगी एवरी मॉर्निंग 7 to 9। आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस दिया जाएगा। जो बैच की साइज़ है स्पेशली ऑफलाइन में वो स्मॉल रहेंगी ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो हाल ही में जैसे इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो प्रिपेयर किया जाता है जिसको बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और प्रस्तुत करते हैं इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या लेक्यूनास को हाईलाइट कर रहा है उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाएगा एग्जाम में, और क्वेश्चंस भी उसी से बनेगी। तो पहला जो हम हाईलाइट देख सकते हैं इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स न्यूज़पेपर में आएंगे सभी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। तो जो सेकेंडरी स्कूल है उसका काफ़ी ज़्यादा अनइवननेस अक्रॉस द अक्रॉस द कंट्री देखा गया है। तो इसमें अगर देखें तो जो रिपोर्ट है वो दिखा रहा है, जो डेटा है आपको मेंस में काम में आएगा। द रिपोर्ट शोज दैट ओनली अबाउट 17% स्कूल्स इन रूरल एरियाज। तो जो सेकेंडरी स्कूल है 17% जो है वो रूरल एरियाज में है, एंड अबाउट 38% इन अर्बन एरियाज है जो सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। और ध्यान रखिएगा प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अगर ले लिया जाता है उसके बाद अगर बच्चे हायर हायर एजुकेशन को नहीं भी परसू करते हैं, फिर भी वो अपना जो स्किल है, कैपेबिलिटी है, उसको डेवलप कर सकते हैं और लाइफ में खुद से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति का अगर सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा है, सेकेंडरी एजुकेशन अचीव किया है, इट मीन्स कंट्री में जो ह्यूमन आपकी रिसोर्स है वो अच्छी बनी है। तो अभी अगर सेकेंडरी एजुकेशन में गैप है तो इसमें फिजिकल गैप दिखाया गया है कि 17%, 38% जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। देन अगर इसमें देखें इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ड्रॉप आउट्स, तो और जो जितने सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें भी 44% ड्रॉप आउट है। मतलब 100 बच्चों में से 44 बच्चे जो हैं वो आपके ड्रॉप आउट कर देते हैं, और उसका मेन रीज़न है हाउस होल्ड इनकम। सिंस हाउस होल्ड इनकम कम है तो वो साइन ऑफ करते हैं एजुकेशन को और कमाई में चले जाते हैं ताकि फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। जेंडर्ड बैरियर्स भी हम देख सकते हैं। तो इसमें अगर बॉयज़ का ड्रॉप आउट का रेट अगर देखें तो उसका मेन रीज़न है हाउस होल्ड में इनकम, और गर्ल्स की ड्रॉप आउट का इसमें रीज़न देखें तो फॉर एग्जांपल उसका बच्चों का जो लड़कियां हैं उनको केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, उनका मैरिज हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें सैनिटेशन का फैसिलिटी ना होना, मेंस्ट्रुएशन का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या है आपकी जो एजुकेशन है उससे ड्रॉप आउट हो जाती है लड़कियाँ। तो लड़कों का रीज़न अलग है, लड़की का रीज़न भी इसमें अलग है। अभी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में एजुकेशन के किसके तहत डेवलप हुआ था, जो मैक्यूले मिनिट आया था इन 1835। उस समय हमारे गवर्नर जो थे वो थे विलियम बेंटनिक। तो उस समय मैक्यूले मिनट लाया गया था, और इंग्लिश एजुकेशन का जो सर्च है वो इसी मैक्यूले मिनट से ही हुआ था। उसके बाद एजुकेशन को और फर्दर डेवलप करने के लिए वुड्स डिस्पैच आया अंडर लॉर्ड डेलहाउसी इन 1854। तो वुड्स डिस्पैच के जरिए एजुकेशन सिस्टम को और सिस्टमेटाइज तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें तो 1960s में आपकी न्यू 1960s में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। फिर 86 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी देखा गया था, और रिसेंट का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो 5+3+3+4 के ऊपर ध्यान देता है। फाउंडेशनल लर्निंग, प्रिपरेटरी लर्निंग, मिडिल स्टेज, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्टेज, और उसके बाद हायर एजुकेशन।
तो अभी ध्यान रखिएगा कि अगर एनरोलमेंट का रेशियो काफ़ी कम है और बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है, तो इससे ह्यूमन कैपिटल नहीं बनेगा। तो ह्यूमन कैपिटल की थ्योरी देखिए तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस कमिटी के अध्यक्षता में आई थी, जिसके रिकमेंडेशन में आई थी, वो था के कस्तूरीरंगन कमिटी। तो के कस्तूरीरंगन कमिटी ने कहा था कि जो 5 से 6% अबाउट 6% कहा था, मुझे जहाँ तक ध्यान है, तो 6% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन में खर्च करने हैं। लेकिन अभी लगभग 2 से 3% ही खर्च किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। फिर सोसाइटी में इक्विटी लाना भी काफ़ी ज़रूरी है, तो इक्विटी लाने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी ऑफ एजुकेशन सभी को दिया जाना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे देश में एजुकेशन में स्किल की काफ़ी कमी है। अभी अगर हम स्किल इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2% लोग जो है उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मिलता है स्किल के रिगार्डिंग। बाकी सभी जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, तो काफ़ी कम है। जबकि ये स्किल का जो मामला है स्किल एजुकेशन का, ये अगर हम डेवलप नेशंस में देखें लाइक यूरोपियन नेशन, तो उसमें 50% इंस्टीट्यूशनल जो वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्किल दी जाती है। तो स्किल के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में और ज़्यादा फोकस किया जाए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस कर रहा है। तो अभी क्या करना है, वे फॉरवर्ड में हमें सैचुरेशन पॉलिसी लेनी है कि जितने स्कूल चाहिए उतने बनाने ज़रूरी है। फिर जो कैश ट्रांसफ़र है उसको कंडीशनल करना ज़रूरी है कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो कैश मतलब आपका कोई इंसेंटिव दिया जाए। या फिर वेलफेयर पॉलिसीज़ को लिंक की जाए कि आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो ही आपको वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है उसकी बेनिफिट मिलेगी। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पे और फोकस किया जाना चाहिए। ये हम ए वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो अगेन इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही है। तो सर्वे प्रिडिक्ट कर रहा है अपबीट इंडिया एमिड ट्रबल्ड वर्ल्ड। नो डाउट वर्ल्ड में काफ़ी सारी ट्रबल है, लेकिन फिर भी हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे है 25-26 के लिए कह रही है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6.8 से लेके 7.2 के बीच में रहेगा। मतलब जो ग्रोथ का फोरकास्ट है आने वाले समय पे वो काफ़ी अच्छा है और ये वर्ल्ड में ही सबसे फास्टेस्ट है। तो मैंने कहा था चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र प्रेज़ेंट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, तो हमारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? वी अनंत नागेश्वरन जी। ध्यान रखिएगा, ये नाम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो अभी अगर आउटलुक देखिए ग्लोबल इकोनॉमी का तो काफ़ी ग्रीन है, जैसे टैरिफ वार चल रहा है। फिर इज़राइल पैलेस्टीनियन इश्यू आप देख सकते हैं। फिर आप इधर साउथ एशिया में देखिए तो बांग्लादेश का क्राइसिस है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। फिर आप देखिए तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इतने ग्रीन सिचुएशन में भी हमारी जो फ़ोरकास्ट है वो काफ़ी पॉज़िटिव है और हम इन फ्यूचर इस लेवल पे ग्रो कर भी सकेंगे, क्योंकि हमारी जो देश की इकोनॉमी है, खुद की इकोनॉमी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपके मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स अगर देखें, इन्फ्लेशन हो, सप्लाई डिमांड हो, काफ़ी अच्छा है और हमारे देश में ही काफ़ी बड़ी जो एक आपकी कंज़्यूमर इकोनॉमी हम खुद देख सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हैं कि बढ़ेगा। नो डाउट ग्लोबल पॉलिसी जो रिस्क है वो तो रहेंगे, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सेल करना पड़ेगा। बाकी इसमें हम क्या देख सकते हैं, हिस्टोरिकली देखिए तो हमारा एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रहा है दूसरे देशों के ऊपर, चाहे वो आपकी क्रूड ऑयल हो या फिर डिफरेंट अदर सॉर्ट्स ऑफ मिनरल्स हो या फिर हाइड्रोकार्बन्स हो। कैपिटल फ्लो भी अगर हम देखें तो हम बहुत सारा एफडीआई जो है एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल से कम है। फिर एआई में भी हम अभी भी पीछे हैं, तो एआई में हमें ग्रो करना होगा फॉर हायर ग्रोथ इन इन फ्यूचर। इसमें थोड़ा इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर देखें तो प्री 1991 में लाइसेंस राज था, इसीलिए डेवलपमेंट काफ़ी कम था। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था। 1991 से 2014 के बीच में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन हुआ और 2014 के बाद देखें तो नई पॉलिसी जैसे स्किल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप इंडिया मिशन हो, स्टैंड अप हो या फिर मेक इन इंडिया हो, असेंबल इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, यही सभी चीज़ है जो हमें 6.578 तक जो है हमारी ग्रोथ हमें दिलवा सकती है। तो चैलेंज एंड अपॉर्च्युनिटी इन फ्यूचर क्या है? एनर्जी का काफ़ी डिपेंडेंस है, उसको घटाना है। कैपिटल फ्लो जो है और बढ़ाना है हमें, एआई को और डेवलप करना है, स्किल लेबर फोर्स को लेके थोड़ी दिक्कत है, उसको हमें आगे बढ़ानी है, स्किल देना है अंडर स्किल इंडिया मिशन। फिर हमें जो ग्रोथ है उसको इम्पोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। ग्रोथ सॉरी हम ग्रोथ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमें ग्रोथ एक्सपोर्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो बात कर रहा है सर्वे रेजेस कंसर्न ओवर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये अगेन थर्ड आर्टिकल भी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही है। तो इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि जो हमारा बेनिफिट ट्रांसफर है, जो डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज है, तो उसमें कैश ट्रांसफर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर की जा रही है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा है।
चाहे वो किसी भी फॉर्म में हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो उसमें जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रही है और मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ता है, तो वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, उससे एसेट क्रिएट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, कैपेक्स में ज़्यादा बढ़ाना है। कैपेक्स में बढ़ाने का मतलब क्या है? जैसे अभी देखा सेकेंडरी एजुकेशन कम है, तो सेकेंडरी एजुकेशन बढ़ेगा, स्किल सेंटर्स और बढ़ेगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रोड्स बनेगी, रेलवेज़ बनेगी, हाईवेज़ बनेंगे, इनलैंड वाटरवेज़ बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे। इससे क्या है, हम लॉन्ग टर्म जॉब जनरेट कर सकते हैं, इकोनॉमी में हम और इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं और इससे नए जो जॉब है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे वही चीज़ इसमें बता रहा है कि हमें अनकंडीशनल जो कैश ट्रांसफ़र है, इमीडिएट रिलीफ़ जो देने की व्यवस्था है, वो मतलब करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी आपकी क्या है, एक ऑस्टेरिटी मेजर्स को पालन किया जाना चाहिए। मतलब धड़ाधड़ दे दनादन पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। तो अभी अगर हम देखें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज़, तो 1950 में देखें तो चैरिटी, फैमाइन रिलीफ थोड़ा-बड़ा होता था। 50 से 80 के बीच में देखें तो इनडायरेक्ट जैसे पीडीएस देना, सब्सिडीज़ देना, ये सभी हम देख सकते थे। फिर 2000 के बाद देखें तो कुछ अच्छी स्कीम्स ली गई है, जैसे एमजी एनरेगा लिया गया है, जो काफ़ी पॉजिटिव स्कीम है, जिसको अभी चेंज भी कर दिया गया है जिसका नाम, उसको भी हम देखेंगे इसमें। फिर आपका राइट टू फूड दिया गया है, राइट टू एजुकेशन दिया गया, ये सभी ठीक है। लेकिन जो आप समझ लीजिए ₹1000 देना, ₹500 देना, उससे अच्छा है कि हम उस उन एक्सपेंसेस को कम करके हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस को बढ़ा के हम अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट करें, जिससे सभी लोग क्या कर सकते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को पा सकते हैं। तो हमें क्या करना ज़रूरी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। हम ज़्यादा आपके कैश ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होगी? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी वेलफेयर स्कीम है उसमें सनसेट क्लॉज़ होना चाहिए, एक समय के बाद वो बंद हो जाए, वैसा होना चाहिए। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें और एक प्रॉब्लम है, जब हम कैश ट्रांसफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट में, तो लोगों का परचेज़िंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। लेकिन उसके मुकाबले मार्केट में जो सप्लाई साइड है, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ती है। तो लोगों के पास जब पैसे आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा जब डिमांड क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा, मार्केट में चीज़ों का जो दाम है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जो है, बहुत हाई हो जाएँगी। तो इससे क्या है, जो भी हम कैश ट्रांसफ़र करेंगे, वो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा और लेबर की भी शॉर्टेज होगी, लोग काम करना बंद कर देंगे। जब कैश ट्रांसफ़र मिलेगा तो उससे ही वो गुज़र-बसर करने की सोचेंगे। तो इसीलिए क्या है, हमें ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, जो आपकी समझ लीजिए कि उससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं हो रहा है। जैसे वेलफेयर पॉलिसीज़ में अभी एजुकेशन है, वो भी वेलफेयर है। या फिर हम रिज़र्वेशन दे रहे हैं, वो भी वेलफेयर है। तो वैसे वेलफेयर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, इनइक्वालिटीज़ को दूर करना, वो की जा सकती है। न्यूट्रिशन को ठीक रखना, ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बन सके। तो इसीलिए वे फॉरवर्ड में हमें यही करना है कि सनसेट क्लॉज़ लानी है कैश ट्रांसफर में। एक समय के बाद वो बंद हो जाएगा। प्रायोरिटाइज़ करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और फिस्कल जो हेल्थ है गवर्नमेंट को, उसको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। अगेन ये भी आपके सर्वे के बारे में ही है। सर्वे कॉल्स फॉर रिलैक्सिंग एफआरबीएम फॉर सेंटर बट सेज स्टेट्स फाइनेंसेस वर्सेनिंग। तो एफआरबीएम एक्ट को लाया गया था 2003 में। तो एफआरबीएम एक्ट का मतलब क्या है? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट। तो फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इससे कहा क्या जा रहा है कि फिस्कल जो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है और उस उन्हीं टैक्सेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। तो इसमें स्पेशली सेंटर के लिए जो एफआरबीएम एक्ट है, इसमें अभी लिमिट दिया गया है कि एक लेवल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोरो करके खर्च नहीं कर सकती है। जो कलेक्शन हुआ है उसी से खर्च करना है। तो इसमें अभी क्या है, जैसे कि आपके आने वाले समय पे पहले तो ये था 3% फिस्कल डेफिसिट होगा। मतलब जितना पैसा कलेक्ट हुआ है उसका सिर्फ 3% हम डेफिसिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का हाथ बन जाता है। गवर्नमेंट अगर चाहती भी है कि कुछ हम करें, बेटर करें बाय टेकिंग लोन, तो नहीं कर पाती है। तो इसमें कहा है कि सेंटर के लिए एफआरबीएम को रिलैक्स करना चाहिए। न 9-10% तक डेफिसिट जा सकता है। लेकिन स्टेट के लिए स्ट्रिक्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है बाय बोरोइंग। तो उसको इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन दिया है। तभी स्टेट का जो फिस्कल हेल्थ है वो अच्छा होगा और जो आपकी जैसे जो फ्रीबीज़ है वो कम दे पाएँगी। क्योंकि जो स्टेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीबीज़ देती है, जो उसको बंद करना काफ़ी
ज़रूरी है, उसको मिनिमाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन सेंटर के लिए एफआरबीएम एक्ट का टारगेट जो है वो ज़्यादा रखना ज़रूरी है। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा आने वाले समय पे जो हमारा एफआरबीएम का टारगेट है वो 4.5 है। 2003 में ये 3% था, लेकिन बाद में जैसे कोरोना आ गया, तो उस समय गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरो करना पड़ा तो लिमिट बढ़ा दिया गया था। तो इस लिमिट को अभी 4.45% तक लाना है बाय दिस ईयर। तो इससे क्या होगा, सेंटर की जो मतलब आपकी कैपेसिटी है टू बोरो वो कम हो जाएगी इस लॉ की वजह से। तो एफआरबीएम यही कह रहा है कि पार्लियामेंट को इस लॉ को अमेंड करते हुए जो आपकी सेंटर की जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको बढ़ानी ज़रूरी है। नेक्स्ट है एमजी एनरेगा के बारे में। तो एमजी एनरेगा के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि एमजी एनरेगा को अभी स्क्रैप कर दिया गया और इसके सामने बीवीजी रामजी विकसित भारत कुछ ऐसा था कि विकसित भारत मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा ग्रामीण कुछ एम्प्लॉयमेंट निश्चित योजना ऐसा कुछ था। तो बीवीजी रामजी शॉर्ट फॉर्म मुझे याद है। तो अभी बीवीजी रामजी जो लाया गया है वो क्यों लाया गया है, एमजी एनरेगा के अंदर जो फ्लॉज है। तो क्या क्या फ्लॉज है, फंड लीकेज होती है, पोर एसेट क्रिएशन होता है और प्लस जो आपकी सीजन होती है जैसे कि खेती का सीजन होता है उस समय क्या होता है, जो आपके खेत में जो लेबर चाहिए उसमें कमी आ जाती है क्योंकि सभी क्या करते हैं एमजी एनरेगा के तहत बाकी काम करते रहते हैं। तो इससे खेत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी ये जो बीवीजी रामजी है एक्ट 2025, इसके तहत क्या किया गया है कि आपकी जब खेती का सीजन होगा तो उसमें वर्कर्स को बीवीजी रामजी के तहत काम नहीं मिलेगा, उनको खेती में जाना पड़ेगा और बाकी जो ऑफ सीजन होगा उसमें उनको काम मिलेगा। तो इसमें अभी जो भी फंड लीकेज होगा, पोर एसेट क्रिएशन होगा, उससे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इसको प्रेज़ किया है। वैसे तो इसको सभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको इकोनॉमिक सर्वे ने सराहना की है इसकी कि इसको लाइवलीहुड में, स्किल फोकस में ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, नॉन फार्म जॉब प्लस फार्म जॉब में ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो हाल ही में आपकी यूजीसी रूल्स लाई गई थी 2026, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी के लिए हॉल्ट पे रखा है कि जो आपकी यूजीसी का रूल है अभी का इक्विटी रूल्स, उस रूल में ऐसे प्रोविजंस है जिससे क्या हो सकता है, जो बाकी आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या फिर जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जा सकती है। और इससे क्या होगा कि आपका एक लॉ जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है उससे प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि आपका इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उसका इस्तेमाल करके विक्टिमाइजेशन किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 2023 का गाइडलाइन है उसी को 2023 नहीं सॉरी 2013 का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलना है और जो नया गाइडलाइन है उसको अभी के लिए रोक के रखा गया है। तो ये न्यू गाइडलाइन आया क्यों? क्योंकि आपकी जो हमारी इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, उसमें आपकी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है उनके अगेंस्ट बहुत सारी एट्रोसिटीज़ का जो केस है सामने आया है और सुसाइड का मामला भी सामने आया है। नो डाउट प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है रैगिंग से, इस तरीके के एट्रोसिटीज़ से जिससे बच्चे बाउंड होकर सुसाइड कर लेते हैं, तो उसको रोकना है। लेकिन उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक बार के लिए हॉल्ट कर रही है क्योंकि इससे विक्टिमाइजेशन भी हो सकता है लोगों का, बाकी जो आपकी यूआर कैटेगरी के है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया अप्रिशिएट यूएस एट यूएन फॉर एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। तो इंडिया ने यूएसए को अप्रिशिएट किया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से यूएसए कोशिश कर रही है गाजा के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। तो यूएसए को सपोर्ट किया है, यूएसए ने एक रेजोल्यूशन लाया था 2803 जिससे क्या है गाजा में पीस लाया जा सके और इंडिया का जो रुख है वो जीरो टॉलरेंस है फॉर टेरर और इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को। तो हमारा जो रुख है उसमें हम हमेशा ही क्या करते हैं, डिप्लोमेटिकली ऐसे एक स्टेज में रहना चाहते हैं जिससे लॉ बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो हो और इसमें हम किसी एक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट ना करें और जो लीगली जो सबसे बेटर रास्ता है उसको अपनाया जा सके। तो अभी हिस्टोरिकली देखें तो 1948-1991 तक हमारा जो स्टैंस है प्रो पैलेस्टीनियन था। 1992 में हमने डिप्लोमेटिक शिफ्ट लिया और स्ट्रॉन्ग टाइज बनाई हुई थी इजराइल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम
पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट नहीं करते। हम पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं विद टू स्टेट सॉल्यूशन। हम अभी भी ये सपोर्ट करते हैं कि एक टू स्टेट जो सॉल्यूशन है वो आना चाहिए। तो हम इज़राइल को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं और पैलेस्टाइन को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखी है ताकि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करे और हम जब सपोर्ट करेंगे स्टेबिलिटी को उससे हमें भी बेनिफिट रहेगा। और हम प्रैग्मैटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट जब स्टेबल होगा तभी हमारा जो प्रोजेक्ट है आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बन पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अहेड ऑफ पीएम्स इजराइल विजिट इंडिया स्ट्राइक बैलेंसिंग एक्ट और होस्ट अरब फॉरेन मिनिस्टर। तो हाल ही में अरब फॉरेन मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग जो है वो होस्ट की गई है। तो हम अभी इजराइल को विजिट करने वाले हैं। तो इजराइल विजिट करते ही क्या है बाकी जो आपकी इस्लामिक नेशन है वो ऑफेंड हो जाती है। तो इसीलिए हम ऑफेंड नहीं करने के लिए दोनों ही तरफ हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। और हमेशा क्या सबसे ऊपर रहता है आपकी नेशनल इंटरेस्ट। और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट हम जब आगे रखते हैं तो उसमें हम जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अनएथिकली आगे नहीं रखते, वो हम एथिकली आगे रखना चाहते हैं ताकि हम इजराइल का जो कॉज है उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियन जो कॉज है उसको भी सपोर्ट करते हैं। हम एक बीच का रास्ता अपनाते हैं जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना। तो हमने एड भी दिया है गाज़ा रीबिल्डिंग के लिए, जैसे आपके मेडिकल सपोर्ट भेजना हो, मेडिकल शिपमेंट भेजना हो, ये सभी चीज़ें हमने भेजी है और हम पीस को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और टेररिज्म किसी के लिए अच्छा नहीं है तो उसको हम अपोज भी करते हैं। प्लस वेस्ट एशियन जो क्वाड है I2U2 उसमें भी इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है कि हम जो है वेस्ट एशिया में एक शांति का माहौल जो है वो बनाए रख सके। चलिए आगे देखते हैं। यही आज का डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। आई होप चीज़ें आप पढ़ेंगे ना तो देख सकते हैं रेगुलरली सेम चीज़ें ही रिपीट हो रही है। तो पहले मैंने ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई है। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।